अस्सलामुअलैकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और नावल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। इस नावल की फरमाइश हमसे की है इरम शब्बीर, खुशी फ़ातिमा और हमिंग गर्ल ने। नावल का नाम है खुशबू का सफ़र। मुसन्निफ़ा हैं आलिया बुखारी। किस्त नंबर 15। तौकीर अहमद का इसरार बढ़ता ही जा रहा था और पहली बार उनका किसी बात के लिए ज़िद पकड़ लेना हुस्ना बेगम को भी अच्छा लग रहा था। ज़ोर ज़बरदस्ती किसी तरह भी अगर वो ज़ैन को तैयार करें तो मेरी कितनी बड़ी ख्वाहिश पूरी हो। वो पूरे खलूस के साथ दिन में कितनी ही बार दुआ करती और तौकीर अहमद को अपनी मुकम्मल तरफदारी का यकीन दिलाती। पकड़ में फिर भी वही आती। तौकीर अहमद अलल ऐलान कह दे कि सारी उन्हीं की नाकिस तरबियत है जो ज़ैन की नाफरमानी का ये आलम है। सारी तुम्हारी ढील है, वरना मजाल थी ज़ैन की कि इस तरह बड़ों के बीच में बैठकर मना कर आता। मैं तो जब भी वो मंजर तसव्वुर में लाता हूँ मारे शर्म के खुद अपने आप से निगाह मिलाने के काबिल नहीं रहता। जब ये साहबजादे अम्मा और भाई साहब के सामने इनकार कर रहे थे, अब्बा और दादी के लिए उनका एहतराम और मोहब्बत दोनों ही बढ़ते जा रहे थे। ज़रा सोचो, अगर उस वक्त वो भी ज़ारा के लिए मना कर देते तो क्या कर सकते थे हम। वो तो उनकी बड़ाई है जो अपनी बच्ची के मुस्तैद होने के बाद भी उन्होंने तेवरी पर बल नहीं आने दिया। किसी किसी वक्त तो हुस्ना बेगम को ऐसा लगता जैसे उनका मैका अब तौकीर अहमद का ख़ानदान बनता जा रहा है। उस रोज़ ज़ारा आई हुई थी जब उसके सामने भी यही मौजू ज़ेर बहस था। तौकीर अहमद हस्बे मामूल ज़ैन से खफा थे। सफदर अली और हारून के एहसानमंद कैसे मेरी परेशानी को मिनटों सेकंडों में ख़त्म किया और बेटे की फरमाबरदारी भी मुलाहिज़ा कीजिए, एक लफ्ज़ एतराज़ का नहीं। ऐसे तो लड़कियां भी राज़ी नहीं होती जैसे हारून शादी के लिए हुआ। कह सकता था कि सोच समझ कर जवाब देगा या कोई और लड़की नज़र में है उसके। तारीफ़ों का पुल लंबा ही होता जा रहा था। ज़ारा मुँह फेर कर मुस्कुराने लगी। वह हारून को उसकी किसी दुआ की कबूलियत के नतीजे में मिली थी, ये बात तो यकीनी थी। और अगर रिश्तों में ये उलट फेर ना होते तो वो ज़िंदगी भर नहीं जान पाती कि वो किस शिद्दत से चाही गई और किसी के लिए दुनिया की हर शय से कीमती है। हर नए दिन उसकी रब से शुक्रगुजारी बढ़ती ही जा रही थी। और ये साहबजादे जो हारून के पैर की धूल भी नहीं हैं, उनके नखरे मुलाहिज़ा फरमाइए। तौकीर अहमद की मौजूदगी में नामुमकिन था कि कुछ और ढंग से सोचा जा सके। चारों नाचार उन्हीं के आयद करदा मौजू पर ध्यान देना पड़ता था। जोश जज्बात में वो ज़ैन के साथ मुस्तकिल ही नाइंसाफ़ी पर उतरे हुए थे। ना फरमान, ना अहल, मामूली सी तनख्वाह। आज इस घर से निकाल बाहर करूं तो कोई ढंग का घर किराए पर भी लेकर नहीं रह सकते। चले हैं मुखालफत करने, कोई अच्छा ख़ानदान इन्हें लड़की दे तो मान जाऊं। वो उसकी बिल्कुल ही ऐसी की तैसी किए दे रहे थे। ज़ारा को मुस्कुराते हुए मुदाखलत करनी पड़ी। ज़ैन बेचारा अच्छा भला है अब्बू, इतना गया गुजरा भी नहीं। असल में वो खुद को भी रोमा के लिए रजामंद नहीं कर पा रहा है। इस तरह कभी सोचा नहीं था ना, तो एकदम खाक अच्छा भला है। हज़ारों फिरते हैं इस जैसे शहर में। हारून का स्टेटस देखो और उसकी सादगी और फरमाबरदारी पर निगाह डालो तो रश्क आता है। वो और भी चिढ़ने लगे। आज तुम आई हो, इस पर ज़ोर देकर बात करो। मैंने फ़ैसला किया है इस घर में बहू बन कर आएगी तो सिर्फ रोमा, वरना ज़हन सारी उम्र कमारा बैठा रहे, मुझे परवाह नहीं है। वो इतनी उजलत में अंदर दाखिल हुआ था कि सिर्फ आखिरी जुमला ही सुन सका। खुदा ना करे कभी मेरे लिए भी अच्छी बात मुंह से निकाल लिया करें आप। क्या फ़ायदा जब कोई शख्स खुद ही अपनी भलाई ना चाहता हो। मसलन वो ठीक उनके सामने वाली कुर्सी पर आ बैठा। पता है तुम्हें, एक शादी से इनकार की बेअदबी के अलावा बता दें कोई एक भी मेरी खता। वो इतनी बार उससे बहस कर चुके थे कि अब कोई भी दलील बाकी नहीं रही थी। फिर भी तहैया किए हुए थे कि किसी भी सूरत उसे कायल करके ही छोड़ेंगे। मैं शादी से इनकार की बात नहीं कर रहा। रोमा से नहीं करते तो भले सारी उम्र ना करो, और अगर करते हो तो अपने भरोसे पर करना, हमसे कोई उम्मीद ना रखना। उनके अंदाज हुबहू किसी लड़ाका खातून जैसे थे। कमाल है, आप इस एक बात को लेकर इतने आगे की सोच रहे हैं, जबकि मामू ने फ़ौरन ही बात भी ख़त्म कर दी थी। उन्होंने तो इसे मसला नहीं बनाया। कई दिन की तकरार से अब वो उलझने लगा था। वो उनकी अजहद शराफत थी। उनकी जगह मैं भी होता तो अपनी बेटी के रिजेक्ट होने के बाद कभी भी इस आला ज़र्फ़ी से काम नहीं ले सकता था जैसा उन्होंने किया। अपने बारे में वो इतनी दयानतदारी से पहले कभी बात नहीं करते थे जैसे कि अब। वो मेरे भाई हैं और उन्हें यही करना था जो उन्होंने किया। बहुत देर से खामोश हुस्ना बेगम ने बड़े फ़ख्र से उन दोनों बाप बेटे की तरफ देखा। तौकीर अहमद लाजवाब तो हुए लेकिन आदत से मजबूर थे। इसमें तुम्हारी खूबी कहाँ से आ गई? ज़ैन तो तुम्हारा ही बेटा है, तुम्हारा ही तरबियत याफ्ता। ये क्यों इतना नालायक निकला?
हुस्ना बेगम के चेहरे पर मध्यम सी फीकी सी मुस्कुराहट उभरी। दिल तो चाहा था कि उन्हें वो फखरिया बयान याद दिलाएं जो वो 1000 बार दे चुके थे कि उनके दोनों बच्चे शुक्र है अपने दधियाल पर गए हैं। मगर फ़ायदा, घर के माहौल में ज़ारा की शादी और तौकीर अहमद में आई तब्दीली के साथ खुशगवारी की जो लहर आई थी उसे वो किसी तौर भी मद्धम नहीं पड़ने देना चाहती थी। दूसरे तौकीर अहमद जिस खलूस के साथ रोमा के लिए जैन को राज़ी करने की कोशिशों में मसरूफ़ थे, वो उनके पिछले रवैये की कुछ तो तलाफ़ी कर ही रहा था। ठीक कहते हैं आप, जैन ने तो बहुत ही मायूस किया है। जैन ने कुछ चौंक कर उनकी तरफ देखा। अपने कतई असूली फ़ैसले पर उसे थोड़ी सी शर्मिंदगी हुस्ना बेगम के सामने ही थी। रोमा उन्हें बेहद अजीज़ थी, ये बात किसी से छुपी नहीं थी। ज़ारा और उसमें बहुत सारी बातों में मुमासलत थी, लेकिन बेवकूफ़ वो ज़ारा से ज़्यादा थी यकीनन। इस खींचातानी वाले माहौल में बैठकर किए जाने वाले अपने तज्जिए पर उसे पूरा यकीन था, सो खुद ब खुद ही मुस्कुराया। तौकीर अहमद की निगाह उसी पर जमी थी। ये दबी दबी सी मुस्कुराहट उन्हें अपना मजाक उड़ाती महसूस हुई थी। हंस लो जितना दिल चाहे, लेकिन याद रखो, अगर हारून ने इस बात की ज़िद पकड़ ली कि वो ज़ारा को भी उसी सूरत में रखेगा अगर तुमने रोमा से शादी की, तो फिर क्या फ़ैसला करोगे ये सोच कर रखना। अपनी मुंतिक़माना ज़हनियत के ज़ेरे असर उन्होंने जो बात प्रेशर बढ़ाने के लिए कही थी, सारे माहौल को यकदम ही बोझल कर गई। हारून ऐसा नहीं है। जैन ने बमुश्किल ही ज़ारा के फ़क होते चेहरे से निगाह चुराई। वो इतनी घटिया बात कभी कर ही नहीं सकता, ये मुझे यकीन है। मुझे भी ऐसा ही यकीन था अपने भाई पर, अपने ख़ानदान पर। मगर क्या हुआ, अपनी बात का असर भांपते हुए वो भी संजीदा होने लगे। मानता हूँ हारून का उन लोगों से कोई मुकाबला नहीं, लेकिन क्या उसके दिल को ठेस नहीं पहुँच रही होगी। ज़ारा, अपनी बात कहते हुए वो ज़ारा से मुखातिब हुए। जी, तुमसे कुछ कहा हारून ने इस बारे में कि जैन ने क्यों इनकार किया है रोमा के लिए। अपनी बात कहते हुए उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि ज़ारा का जवाब असबात में हो, मगर वो तो नफ़ी में सर हिला रही थी। अभी तक तो नहीं, ऐसी कोई बात भी किसी ने भी नहीं की है। और रोमा, वो बेचारी बच्ची तो हर्ट हुई होगी। बात वो किसी से भी कर रहे हों, निगाह तिल मिलाकर जैन पर ही जा रही थी। नहीं, उसे तो इस सारी बात का इल्म ही नहीं है। वहाँ इस बात को दोहराया ही नहीं गया है। रोमा के तो ख्वाबो ख्याल में भी ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत ही सीधी सादी लड़की है। जैन ने इस पर वाकई सुकून की सांस ली थी। हुस्ना बेगम के अलावा अगर वो दिल से किसी से शर्मिंदा था तो वो रोमा थी, बचपन की गहरी दोस्त और दिल से बेहद करीब। लेकिन कितनी अजीब बात थी कि इस सारे लगाव में ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसे रोमा के लिए इस तरह सोचने पर मजबूर करता जो वो सब चाह रहे थे। ये उसके बस से बाहर था और तहमीना से मिल लेने की बात तो बिल्कुल ही नामुमकिन। एक गहरी सांस लेते हुए जैन ने उस अगले महाज के बारे में सोचा जो घर में तहमीना का नाम लिए जाने के बाद खुलना था। वालदैन ही क्या, ज़ारा जैसी मोहब्बत करने वाली बहन भी किसी हद तक मुखालफत में जा सकती थी। एक हारून से साथ देने की उम्मीद रखी जा सकती थी, मगर अब रोमा के लिए मना कर देने के बाद बहरहाल उसके सामने भी शर्मिंदगी तो घेरती ही थी। वो यूं ही बैठे बैठे कहीं से कहीं जा पहुंचा। मौजू बदल चुका था और वो तीनों अब उस शादी के बाद तौकीर अहमद के ख़ानदान के रद्द-ए-अमल के बारे में बात कर रहे थे। वहाँ सभी को गहरा शॉक लगा था। रज़ा के इनकार के बाद भी ज़ारा के लिए एक से ज़्यादा रिश्ते तौकीर अहमद के ख़ानदान में ही मौजूद थे, मगर हैरत अंगेज़ तौर पर उन्होंने अज़गुद हारून का इंतखाब किया था। मैं आज़माए हुए को दोबारा नहीं आज़मा सकता था। सारी उम्र आंखें बंद करके उनके पीछे चला और फिर भी। हुस्ना बेगम की आंख के इशारे पर वो बात अधूरी छोड़कर खामोश हो गए। इस बात की एहतियात रखी जा रही थी कि ज़ारा के सामने रज़ा का जिक्र ना ही हो तो बेहतर है। हारून थोड़ी देर बाद ही उसे लेने के लिए आ गया था। आज वो जल्दी में था, किसी दोस्त के यहाँ रात के खाने पर जाना था। ज़ारा की तैयारी अभी शुरू होगी तो फिर कहीं जाकर हम सही वक्त पर पहुँच सकते हैं, इसलिए इस वक्त तो रहने ही दीजिए। उन सब के इसरार पर वो जिस तरह माजरत कर रहा था, नरम कोई का ये अंदाज सारे खदशात मिटाने के लिए काफ़ी था। फिर भी ज़ारा के दिल में आज तौकीर अहमद की कही बात कहीं अंदर एक छोटे से कांटे के मानिंद चुभी रह गई थी। वापसी पर वो कुछ खामोश थी। तुम्हें क्या हुआ है? गाड़ी सड़क पर लाते हुए वो बड़ी मोहब्बत से पूछ रहा था। कुछ नहीं, वह हल्के से मुस्कुरा दी। हारून ने नफ़ी में सर हिलाया। बात तो है, और तुम क्या समझती हो? तुम्हारी परेशानी जानने के लिए मुझे सिर्फ तुम पर एक निगाह डालनी होती है जनाब। मेरा दिल खुद ही जान जाता है कि तुम खुश हो या नाखुश। ज़ारा का दिल भर आने लगा। मेरी इस खुशकिस्मती को कहीं खुद अपनी नज़र न लग जाए। भला इस तरह कौन किसी को दिल से लगा कर रखता होगा। हारून की शिद्दतें कभी कभी तो खौफजदा करने लगती थीं। अब यह रोने धोने का प्रोग्राम शुरू मत कर देना। मैंने गाड़ी यहीं बीच में रोक ली तो ट्रैफिक जैम होने में बस 2 मिनट ही लगेंगे। वो जो रुख फेर कर बाहर देख रही थी, उसके एक बार फिर दुरुस्त अंदाजे पर हैरान हुई। कोई ख़ास बात नहीं, यकीन करें।
कर लिया यकीन? अब वो आम सी बात ही बता दो जो तुम्हें और मुझे दोनों को खामखा परेशानी में मुब्तला कर रही है। उसके आगे मज़ाहमत नहीं की जा सकती थी। मोहब्बत, और वो भी इतनी गहरी मोहब्बत जो शिद्दतों के साथ उड़ाए लिए चली जा रही हो, मज़ाहमत का फ़रार का हर रास्ता सबसे पहले बंद कर देती है। सो कोशिश बेकार। अब्बू ज़ैन से नाराज़ हैं। बात की इब्तिदा बहुत ही बेरब्त थी। हारून बेसाख्ता ही हंसता चला गया। कौन सी नई बात है? फूफा के हाथों ज़ैन की बख्शिश पहले कब हुई है? तुम फिक्र मत करो, वो आदी है, निमट लेगा खुद ही। वो रोमा की वजह से खफा हैं हारून, और बहुत ज़्यादा। वो खामोश हुआ तो ज़ारा को कहना ही पड़ा। खुद उसके अपने दिल पर बोझ हल्का करने का भी एक ही तरीका उसकी समझ में अभी अभी आया था। रोमा की वजह से? वो क्यों? थोड़ा सा हैरान होकर उसने पलटकर ज़ारा की तरफ देखा और फिर जैसे बात की तह तक पहुंच ही गया। वो बात, वो तो उसी वक्त ख़त्म भी हो गई थी। फूफा क्यों परेशान कर रहे हैं खुद को? हारून का लहजा नॉर्मल था, कहीं से भी ज़रा भी मलाल नहीं झलक रहा था। ज़ारा को थोड़ा सा हौसला तो हुआ। अब्बू और अम्मी और मैं भी, हम सबकी बेहद ख्वाहिश है हारून के रोमा ही। मैं ऐसा नहीं समझता ज़ारा, हमारे या तुम्हारे ख्वाहिश करने से कुछ नहीं होता। ज़िंदगी जिन्हें गुजारनी है उनकी मर्ज़ी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ज़ैन ऐसा नहीं चाहता तो फिर ज़्यादती है कि उस पर ज़ोर दिया जाए। ये ज़ैन के साथ ही नहीं, रोमा के साथ भी ज़्यादती होगी। समझ रही हो ना तुम? गाड़ी ड्राइव करते हुए वो धीरे धीरे उसे समझाने लगा। अपनी मर्ज़ी के बरखिलाफ़ ज़िंदगी गुजारना आसान नहीं है। हालांकि लोग गुजार रहे हैं, गुजारते रहेंगे, मगर कहीं ना कहीं कोई मजबूरी आड़े होती है। अपनी खुशी से दस्तबरदार होना इंसान की सबसे बड़ी बदनसीबी है। सारी दुनिया मिलकर भी इसका मुदावा नहीं कर पाती है। फिर हारून की आवाज़ बदतदरीज नीची हुई। उसने बहुत करीब से उस दर्द को महसूस किया था। ना चाहते हुए भी याद आ ही जाता था। ये ऐसा नाखुशगवार रिश्ता तो नहीं है हारून। रोमा और ज़ैन एक दूसरे को इतना जानते हैं, समझते हैं, बहुत खुश रह सकते हैं आगे चलकर। ज़ारा का तजर्बा मुख्तलिफ था। उसने एक तयशुदा शादी से ज़िंदगी की खुशी कशीद की थी, सो उसका वही रिवायती सा फ़लसफ़ा था। मेरा नहीं ख्याल, ज़ैन बहुत समझदार है। अगर उसने अब्बा को मना किया है तो यकीनन कुछ सोच कर ही किया होगा। इस मौजू का अब बंद हो जाना चाहिए। तुम फूफा को समझाओ, वो खामखा ज़ैन पर नाराज़ ना हो प्लीज़। आपको बुरा नहीं लगा? मुझे? वो क्यों? इस बार वो बिल्कुल सरसरी से अंदाज में पूछ रहा था। ज़ारा की सारी परेशानी शर्मिंदगी में बदलने लगी, और अब क्या ज़रूरी था कि इस शर्मिंदगी को मज़ीद सिवा किया जाए? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो खुलकर हंस पड़ी। हारून ने मुतमईन निगाहों से उसे देखा और घर के गेट के साथ गाड़ी लाते हुए हारन दिया तो गेट फ़ौरन ही खुल गया। शाम ढल रही थी और एक एक करके सारी लाइट्स रोशन होती जा रही थीं। वो दोनों अंदर आए तो दादी लाउंज में ही बैठी मिल गई। दादी का बेहतरीन टाइम पास टीवी पर हर वक्त चलते कुकिंग शोज़ थे। रहमत बुआ के साथ हर तरकीब को डिस्कस करती। जिस शय को दिल वाकई चाह जाता उसे पकवा भी लेती। अब तो ज़ारा आ गई थी पकाने में माहिर। वो उससे फरमाइश शुरू कर देती थी जो वो खुशी खुशी पूरी करती। रोमा पर अब भी गैर एलानिया पाबंदी थी। दादी को आज भी रोमा का किचन में जाकर खड़ा होना पसंद नहीं था। सारा को उनका ये अंदाज़ अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन इशारतन भी इजहार नहीं कर रही थी। उसका ख्याल था कि आहिस्ता आहिस्ता दादी के रवैये में तब्दीली लाई जा सकती है, सो जल्दी की कोई ज़रूरत नहीं थी। नए तरीके की बिरयानी बनानी सिखाई है आज। कल छुट्टी का दिन है, दोपहर में बना लो। सारा के बैठते ही वो बहुत तफाखर से उससे कहने लगी। बना लूँगी अम्मा, कोई और चीज़ भी बता दें। उनके गले में हाथ डालते हुए वो फ़ौरन ही रजामंदी दे रही थी। दादी खुश हो गई। जीती रहो, और कुछ जो बनेगा वो रहमत पकाएगी या उसकी बेटी। तुम भी अब आराम कर लो थोड़ी देर। रात को दावत से पता नहीं कितनी देर में वापसी हो। उन्हें उसके आराम का भी उतना ही ख्याल रहता था, मगर वो फिर भी वहीं बैठी रही। उनके अकेलेपन का, बल्कि इस घर में सभी ने जो तन्हाई काटी थी उसे सभी का बड़ा एहसास था। दादी, अब्बा और रोमा। रोमा कहाँ है अम्मा? हुस्ना बेगम की तरह वो भी उन्हें अम्मा ही कहा करती थी। वो तो बड़ी देर की गई हुई है समिया के यहाँ आपको अकेले छोड़कर। सारा ने बमुश्किल ही खुद को ये कहने से रोका। दोपहर से फ़ोन पर फ़ोन आ रहे थे समिया के, फिर कहाँ रुकने वाली थी वो? अब तक तो वापस आ जाना चाहिए था। दादी ने तफसील दी तो वो पहलू बदल कर रह गई। समिया को यहीं बुलवा लेती आप? वो मेरे कहने से आने वाली कहाँ, और रोमा को तो उसका हर कहा पूरा करना ज़रूरी होता है। अब जब वो वहाँ बुला रही थी तो जाना ज़रूरी हो गया था। दादी ने बेजारी से हाथ हिलाया। ज़ारा ने कुछ उलझन सी महसूस की थी, पहले भी और अब भी। उसे दादी और घर वालों का रोमा से रवैया गैर फितरी सा महसूस होने लगता था। मोहब्बत अपनी जगह, मगर कहीं कहीं टोकना भी ज़रूरी हो जाता है। मैं रोमा को बुलवाती हूँ किसी को भेजकर। इतने घंटे क्या ज़रूरत है किसी के घर बैठने की?
वो कहती हुई अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। कोई ज़रूरत नहीं है बुलवाने की, आ जाएगी जब उसका दिल भर जाएगा। हारून जो आते ही मेज़ पर पड़ा सुबह का अखबार खोलकर पढ़ना शुरू हुआ था, उसके उठते ही फ़ौरन बोल पड़ा। किसी के घर जाने के लिए इतनी देर बहुत है हारून। वो अब भी चुप नहीं रह सकी। वो किसी का घर नहीं, अजीज़ चचा का घर है। रोमा के लिए इतना ही अपना जितना कि ये। वहाँ आने जाने के लिए रोमा के लिए किसी वक्त की कभी भी पाबंदी नहीं रही है। तुम परेशान मत हो। गो उसका लहजा सख्त नहीं था, मगर अपनी हदूद पहचानने का शायद ये एक तहजीब से दिया गया इशारा था। सारा से कोई जवाब नहीं बन पड़ा, मगर उसका चेहरा उतर सा गया था। इतने दिन में ये पहली बार था जो कि हारून ने उसकी किसी बात को रद्द किया था। वो दोबारा अखबार की तरफ मतवज्जा हो चुका था। हालांकि अभी कुछ देर पहले ही उसकी खुशी नाखुशी को जानने के लिए वो बहुत बड़ा दावा कर चुका था। सारा ने बर वक्त खुद को सर्जिश की। अब तो कहानियाँ अफसाने भी हकीकत की दुनिया से मुंह नहीं मोड़ने देते। मैं हकीकत में रहते हुए कैसी अफसानवी तवक्कात वाबस्ता कर रही हूँ। रोमा के जाने को इतना सीरियसली लेने की ज़रूरत ही क्या है। वो खुद पर छाया मलाल पूरी तरह दूर करने में चंद पल में ही कामयाब थी। रोमा जब तक वापस आई, सारा दावत में जाने के लिए तैयार होकर नीचे आ चुकी थी। खाना लगाऊं तुम्हारे लिए रोमा, वो अपनायत से कहते आगे बढ़ी। मैं खा कर आई हूँ, तुम हर वक्त मेरी फ़िक्र में मत रहा करो, रोमा कहती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई। हैरत अंगेज़ तौर पर ज़ारा की तरफ निगाह उठाकर भी नहीं देखा था। खुशी इस वक्त ज़िंदगी में आई थी जब सबसे ज़्यादा नाकाबिल दस्तरस थी। सो वो इस कीमती मता को इस तरह सेंध संभाल कर रखने का आज़म किए हुए थी कि ज़रा सा भी मांद पड़ना गवारा नहीं था। हारून की गहरी घनी मोहब्बत इस खुशी का सरचश्मा थी। उस रोज़ रोमा के समिया के यहाँ जाने पर उसने जिस तरह रुखाई से ज़ारा की बात को रद्द किया था, वो महज बरसों से चलते हुए मामूल को इसी तरह चलते रहने देने की तरफ इशारा ही था, ना कि उसकी दिल शिकनी। और वो तो फितरतन भी छोटी छोटी बातों का हिसाब किताब दिल में रखने वाली लड़की नहीं थी। खुद को समझाते बुझाते रहने का फ़र्ज़ भी खुद ही अंजाम दे लेती थी। रोमा, वो यूं ही काहली से टीवी के चैनल बदल रही थी जब ज़ारा उसके पास आकर बैठी। गल्फ़ चलते हैं, बहुत दिन हो गए हैं शॉपिंग किए हुए। क्या लेना है तुम्हें? मुझे तो कोई ऐसी ख़ास चीज़ याद भी नहीं आ रही। चलेंगे तो कुछ ना कुछ ले भी लेंगे। 10 चीज़ें याद आने लगती हैं बाज़ार में पहुँच कर तो। रोमा के रवैये में जो थोड़ा सा खिंचाव महसूस होने लगता था, उसे वो इन छोटी छोटी बेज़रर बातों से ही ख़त्म करने का पक्का पक्का इरादा किए हुए थी। और कुछ नहीं तो थोड़ी सी आउटिंग ही सही, तुम उठो तो सही। अच्छा, वो इतनी मोहब्बत से इसरार कर रही थी कि रोमा को हामी भरनी ही पड़ी। तैयार हो जाओ, मैं भी चेंज करके आती हूँ। सारा मुतमईन सी होकर ऊपर जा चुकी थी, लेकिन वो फिर भी काहिली के साथ वहीं बैठी रही। कहीं भी जाने का कोई ऐसा ख़ास मूड नहीं था, लेकिन ज़ारा के आगे बार बार इनकार भी अच्छा नहीं लगता था। वो उठने ही लगी थी तभी समिया अंदर आती दिखाई दी। उसका आना हमेशा ही अहमियत का हामिल रहा था, और अब तो वो इतना कम आने लगी थी कि ये अहमियत खुद ब खुद और बढ़ती जा रही थी। इस वक्त अचानक अपनी खुशी में वो बहुत बेतुकड़ेपन से कह उठी, क्यों? सारा के आने के बाद मुझे यहाँ आने के लिए पेश की इजाज़त की ज़रूरत है क्या? समिया की बेदाग पेशानी पर हल्का सा बल आने लगा। कैसी बातें करती हो? सारा बेचारी क्या कहेगी? थोड़ा सा गड़बड़ाकर रोमा ने सफाई देना चाही। बेचारी तो खैर वो कहीं से भी नहीं है, ऐसे बड़े घर की बेगम साहिबा बनकर बैठी है जो चाहे ऑर्डर पास करे। एक गहरी सांस लेते हुए रोमा ने उसके चेहरे पर फैली नागवारी को देखा। सारा को समिया शायद ज़िंदगी भर माफ़ करने वाली नहीं, और इसके लिए हक बजानिब भी है। रोमा चाहती भी तो समिया के खिलाफ नहीं जा सकती थी, और वो उसे जाने भी नहीं दे सकती थी। चंद हफ्तों में ही सारे घर पर होल्ड कर लिया है ज़ारा ने। सख्त अजनबियत सी आ गई है सारे माहौल पर। पहले वाली बात ही नहीं रही यहाँ। मेरा तो सच्ची बात है दिल ही नहीं चाहता अब आने को, पर तुम्हारी वजह से आना पड़ता है। रोमा और भी शर्मिंदा होने लगी। ऐसी बात नहीं है समिया, तुम्हारा अपना घर है, जब चाहो। मेरा घर वो है जहाँ मैं पैदा हुई, जहाँ सारी नाखुशी के बावजूद आज तक रह रही हूँ, खस्ता हाल और अचार पापड़ की खुशबू में बसा हुआ। बस इतनी सी हकीकत है। अपनी बात कहकर वो हल्के से हंस दी। हलक में अटकते हुए नमकीन पानी को रोमा ने बदिक्कत अपने अंदर उतारा। भला उससे ज़्यादा कौन समिया के सारी तकलीफ़ और वो कम्प्लेक्सिस से वाकिफ़ था। एक उम्र उसे जलते हुए देखा, और फिर भी क्या कर पाई। हमदर्दी गमगुसारी के सारे अल्फाज कहीं खो गए थे, कोई एक हरफ तसल्ली भी नहीं। जब वो उसके साथ होती यूं ही मुजरिमाना सी कैफियत में घिरी रहती। एक अनदेखा सा दबाव था जो बढ़ता ही जा रहा था। तुम यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दो समिया, फ़िलहाल यही एक हल समझ में आ रहा था, मगर वो जैसे सारी दुनिया से मुंह मोड़कर बैठने का तहैया किए हुए थी। मेरा दिल नहीं चाहता। दिल चाहने की क्या बात है, तुम तो अपनी पढ़ाई के बारे में हमेशा बेहद सीरियस रही हो। ज़रा सा नुकसान बर्दाश्त नहीं था तुम्हें।
मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा नुकसान झेल चुकी हूँ। वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई। रोमा ठीक से सुन भी नहीं पाई। छोड़ो, ये बताओ कि आज का क्या प्रोग्राम है? प्रोग्राम? हाँ, वो ज़ारा के साथ जाना था बाज़ार। वो तो शायद तैयार भी हो गई होगी। उसके पूछने पर ही रोमा को याद आया। क्यों, हारून नहीं लेकर जाता है उसको? ये नाम लेते हुए भी दिल ने तकलीफ़ सही थी। भाई को कहाँ फुर्सत, आजकल तो ऑफिस से भी बहुत देर से आते हैं, काम बहुत है वहाँ। अच्छी बात है, शोहर जिम्मेदारियों के बोझ से दबा जा रहा है और बेगम साहिबा को दिल बहलाने के लिए तफरीहात दरकार हैं। ज़्यादा पैसों की यही खूबी होती है, कम अज़ कम आदमी बोर नहीं होता। सारा ने आज पहली बार ही कहा है बाज़ार चलने के लिए। धीमी सी आवाज़ में वो थोड़ी सी सफाई दिए बगैर नहीं रह सकी। महज टाइम पास ही ना, अलमारियाँ भरी पड़ी हैं, सालों भी कपड़े ना बनाए तो ज़रूरत नहीं पड़ने वाली ज़ारा को। लेकिन सब्र कहाँ, और ज़ारा के तो वैसे भी अब पैर ज़मीन पर नहीं पड़ते। तुम देख लेना, दोनों हाथों से पैसा उड़ाएगी हारून का। वो इतने यकीन से कह रही थी कि रोमा की दी हुई सफाई खुद ब खुद ही धुंधलाने लगी। और यहाँ कहने वाला भी कौन है? दादी का उसे कोई डर नहीं। रही तुम तो तुम्हें तो बड़ी आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। ज़ारा की तो लॉटरी खुल गई, हारून बिल्कुल गुलाम बनकर रहेगा उसका। रोमा के चेहरे पर आते हुए साय पर निगाह जमाए वो अपनी बात जारी रखे हुए थी। भाई ऐसे नहीं है। मज़ाहमत आसान नहीं थी, फिर भी ऐसे नहीं है। समिया की मुस्कुराहट साफ साफ मजाक उड़ा रही थी। वो तो इतना बेवकूफ़ है कि उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि जिस लड़की से शादी करने जा रहा है वो पहले ही किसी और की मोहब्बत में मुब्तला है। जान देती थी रज़ा पर ज़ारा। वो तो उसने ठुकराया तो मजबूरन उसे हारून से शादी करनी पड़ी, वरना वो कभी हारून के लिए हामी भरने वाली नहीं थी। मेरी बात गलत हो तो कहो। ताबूत में आखिरी कील ठोकने वाले अंदाज में उसने बात पूरी की और एक बार फिर मुस्कुराई। यहाँ तरदीद की मजाल ही किसे थी। रोमा बेबसी से चुपचाप उसकी शक्ल देखे गई। सारी उम्र समिया का कहा हरफ आखिर बना रहा था और ये जो कुछ भी उसने कहा था इसकी तो वो खुद चश्मदीद गवाह थी। सारा का रज़ा से लगाव और फिर उसकी बेवफाई पर 8-8 आंसू बहाना सभी कुछ सामने था। सो फिर तरदीद भी कैसी? औरत ज़िंदगी में एक बार ही मोहब्बत करती है, बाद के तो सिर्फ समझौते होते हैं। और ज़ारा अपने हिस्से की मोहब्बत कर चुकी है। रोमा बाहर के रुख पर खिलती लाउंज की खिड़की से सहपहर की सुनहरी धूप उतर रही थी। समिया के हुस्न की ताबनाकी उस रोशन मंजिल में और भी बढ़ती हुई महसूस हो रही थी। सारा सरापा जैसे सोने की रंगत में रंगता जा रहा था। माहौल में फैलती तलखी के बावजूद रोमा की निगाह ने एक खामोश सा खिराज तहसीन पेश किया था। बुरा लगा क्या? समिया ने शायद उसकी तवील खामोशी का ही नोटिस लिया था। नहीं। एक गहरी सांस लेते हुए रोमा ने हल्के से नफ़ी में सर हिलाया। हो सकता है तुम ठीक हो अपनी जगह, पर लेकिन इस सारे कन्फ्यूजन में भी भाई खुश तो हैं, ये भी शुक्र है। एक तरफा मोहब्बत से बढ़कर कोई चीज़ तकलीफ़ नहीं देती है रोमा। हारून भी बहुत जल्द इस हकीकत को जान जाएगा। फिर पूछूंगी इस खेल में उसने क्या खोया और क्या पाया है। अभी तो ना तुम्हें अंदाज़ा है और ना ही। एक छोटी सी खुशगुमानी भी वो रोमा के पास नहीं छोड़ना चाहती थी और ये महज उसके बाएं हाथ का खेल था। ज़ारा ने सीढ़ियों से उतरते हुए उस फितना परवर लड़की को लाउंज में रोमा के पास बैठे हुए देखा और बेसाख्ता ही उसका दिल बड़े अजीब से अंदाज में धड़का। इस मुख्तसर से अरसे में जो भी चंद एक मलाल उभरे थे, सबका सिरा उसी एक नाम के साथ हैरत अंगेज़ तौर पर जुड़ा था। रोज़ बरोज़ वो रोमा की ज़िंदगी में समिया के असर और रसूख से बेहतर तौर पर आगाह होती जा रही थी। क्या हाल है समिया? अपनी अंदरूनी कैफियत को छुपाते हुए ज़ारा खुश इखलाकी से आगे बढ़ी, मगर वहाँ जवाबन एलानिया सर्द महरी थी। अपनाइयत से की गई 2-4 बातों के जवाब में भी जब बात हाँ हों से आगे नहीं बढ़ी तो वो भी जैसे हार मानकर रोमा की तरफ मतवज्जा हो गई। अब तक तैयार भी नहीं हुई तुम? चलना नहीं है क्या? मेरा मूड नहीं हो रहा, तुम ड्राइवर के साथ चली जाओ। बात छोटी सी थी लेकिन जिस टोन में कही गई थी वो एक बार फिर किसी नाखुशगवार बदलाव का आगाज़ थी। ज़ारा ने एक निगाह रोमा और फिर समिया पर डाली। क्या हुआ है? अभी तो मूड था तुम्हारा, फिर क्या हो गया? ना चाहते हुए भी ज़ारा का लहजा थोड़ा सा सख्त हुआ। कोई ख़ास काम भी नहीं है, फिर क्या ज़रूरी है बाज़ार जाना? और अभी तो समिया भी आई है, मैं वैसे भी नहीं जा सकती हूँ। ताज़ा मिली ब्रीफिंग का असर रोमा पर नुमायाँ असरअंदाज था। ज़ारा ने खुद को बमुश्किल ही आगे कुछ और कहने से रोका। समिया के चेहरे पर आती मानी खैज मुस्कुराहट बड़ी बरवक्त वार्निंग दे रही थी। अपने हैंड बैग में रखे पैसे कितनी ही बार गिन लिए, फिर साइड टेबल की दराज की बारी आई और फिर सेफ में रखे छोटे पर्स तक को खंगाल लिया। सबका हाल एक जैसा ही था। जमीला ने कमरे के सामने से गुजरते हुए उसे तलाशी लेते देखा तो था, मगर यूं ही मामूल की कार्रवाई समझकर नज़रअंदाज कर दिया था। किसी दिन वो यूं ही अपने जमाशुदा असासे का तखमीना लगाया करती थी, सो ये कुछ नया नहीं था। मगर जब बहुत देर तक वो कमरे से बाहर ही नहीं निकली तब उसे थोड़ी फिक्र करनी ही पड़ी। ए तहमीना,
کھلے دروازے سے جھانک کر جمیلہ نے اسے پکارا۔ تب بھی وہ الماری میں ہی منہ دیے کھڑی تھی۔ کیا ڈھونڈ رہی ہے بیٹا؟ کچھ کھو گیا ہے کیا؟ بچا ہی کیا ہے یہاں جو کھونے کا سوال ہو؟ تم نے سارے ہی پیسے خرچ کر ڈالے اماں۔ وہ میں نے کسی اچانک ضرورت کے لیے الگ کر کے رکھے تھے۔ وہ پلٹ کر ماں کی طرف دیکھتے ہوئے بری طرح جھنجھلائی۔ مجھے ہی الزام دو سارے۔ کیا اکیلی میں ہی کھا رہی ہوں اس گھر میں؟ 1000 خرچے ہیں تیرے بھائی بہن کے۔ لہجے میں آئی ساری شیرنی کو رفع دفع کر کے جمیلہ نے سارا الزام مہنہ اور گڈو پر دھرا۔ تہمینہ کو اس کی یہی فطرتی بے حسی رنجیدہ کرنے لگتی تھی۔ میرے بہن بھائی تمہارے بھی کچھ لگتے ہیں اماں۔ میری تو بھی کچھ لگتی ہے، اور وہ بھی جو بے یار و مددگار پڑا ہے تمہارا بھی کچھ لگتا ہے، سو اس لگنے لگانے کی تو بات ہی نہ کرو۔ بڑے اطمینان سے کہتی ہوئی وہ کمرے کے وسط میں آ کھڑی ہوئی۔ بات کو کہیں سے کہیں مت لے جاؤ اماں۔ 50,000 رکھے تھے اس پرس میں، اس نے سیف کی طرف اشارہ کیا، یہی سوچ کر کہ کسی وقت اگر پیسے نہ ہوں تو یہی کام آ جائیں گے، مگر اب صرف 2200 روپے پڑے ہیں۔ اتنے پیسے مینا اور گڈو تو خرچ نہیں کر سکتے، جبکہ انہیں میں الگ سے دیتی بھی ہوں۔ اس کی شک بھری نگاہ جمیلہ کے چہرے پر جمی تھی۔ ہاں تو میں کب منہ کرتی ہوں؟ 2-4 بار لے کر گھر کا سودا ہی لائی ہوں۔ ان دونوں نے کتنے اور کب نکالے یہ ان کا ایمان جانے۔ کیا ضرورت تھی تمہیں ان میں سے نکالنے کی؟ مجھ سے کہتی میں تمہیں اور پیسے دے دیتی، مگر یہ تو… جملہ ادھورا چھوڑتے ہوئے اس نے بے بسی سے کھلے ہوئے سیف کی طرف اشارہ کیا اور بیڈ پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گئی۔ 5-5 ہزار کر کے 2 بار قربان علی کو، 20,000 بہن کو، اور باقی تو خود اس کے بھی ہاتھ سے خرچ ہو ہی گئے۔ دل ہی دل میں پورا ٹھیک حساب جوڑ کر بھی جمیلہ اپنی غلطی 1% بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ گھر پر ہوتی کب ہے؟ ہفتوں سے تو تیری شکل بھی دیکھنے کو ترس گئے ہیں۔ پیچھے 10 مسئلے منہ کھول کر کھڑے ہو جاتے ہیں، میں تو تیری پریشانی کا خیال کر کے کہتی بھی نہیں ہوں۔ تہمینہ یوں ہی سر جھکائے بیٹھی رہی۔ اس کے دل کو سچ مچ بہت زور کا دھکا لگا تھا۔ پچھلے کئی ہفتوں کی لگاتار مصروفیت کے بعد وہ کل فارغ ہوئی تھی، سو آج سارے کھاتے کھولنے شروع کیے تھے۔ فی الحال میرے پاس جتنے بھی پروجیکٹ تھے سب مکمل ہو گئے ہیں اماں۔ اب نیا کام شروع ہونے میں جو وقفہ آئے گا اس کا انتظام کہاں سے ہوگا؟ کیوں ہمدانی نے پیمنٹ نہیں کی کیا اب تک؟ یہ پروڈیوسر پیسے دینے کے معاملے میں بڑے کنجوس ہیں، مگر کوئی ضرورت نہیں رعایت کرنے کی۔ اظہار ہمدردی کے طور پر جمیلہ اس کے بالکل قریب ہی بیٹھ چکی تھی۔ تہمینہ تلخی سے مسکرائی۔ تمہاری یادداشت خراب ہوتی جا رہی ہے اماں۔ ہمدانی ہمیں ساری پیمنٹ کر چکا ہے، بلکہ یہ گھر جس میں ہم بیٹھے ہیں اس کا کتنے مہینوں کا کرایہ ہم پر چڑھا ہوا ہے۔ وہ تو اس کی شرافت ہے جو وہ اشارتاً بھی نہیں کہہ رہا ہے۔ خیر کرایہ شرایہ تو وہ مانگتا ہوا اچھا بھی نہیں لگے گا تجھ سے، الٹا تو چاہے تو اور بھی لے سکتی ہے اس سے۔ کس حق سے؟ میں اس کی بیوی تو نہیں۔ نہیں ہے تو بن جائے گی، شادی تو وہ بہرحال تجھ سے ہی کرے گا، یہ تو دکھائی دے رہا ہے۔ کیا پتہ؟ کیوں بدلتا ہوا لگ رہا ہے کیا؟ جمیلہ کھسک کر کچھ اور قریب ہو کر بیٹھی۔ اپنی گرفت ڈھیلی نہ ہونے دے کسی صورت بھی۔ اکیلا مرد ہے، اوپر سے پیسے والا بھی، کام بھی ایسا کہ سارا وقت عورتوں میں گھرے رہنے والا۔ تو ذرا بھی چوکی تو کوئی اور لے اڑے گی، ذرا ہوشیار رہ۔ تہمینہ نے ذرا گردن موڑ کر جمیلہ کے چہرے کی طرف دیکھا۔ کسی وقت ماں کی توقعات اسے خود اپنی نگاہوں میں بھی گرانے لگتی تھیں، مگر اسے تو احساس دلانا بھی فضول ہی تھا۔ ہمدانی بڑے کام کا آدمی ہے، سب سے اچھی بات فراخ دل ہے۔ یہ کہتے ہوئے جمیلہ کو پھر سے 3-4 ہزار روپے یاد آئے جو اس نے 2 منٹ میں ہمدانی سے وصول کر لیے تھے، اور جواباً سخی بادشاہ کی خیر کی صدا بھی لگائی تھی۔ کوشش کر تہمینہ کہ وہ جلدی شادی کی بات پر آ جائے۔ یہ ڈرامے شرامے تو بس اسی طرح دال دلیا چلاتے رہیں گے، اس سے آگے بات نہیں بڑھتی اتنے پیسوں میں۔ ذرا اپنا پرانا وقت یاد کر لو اماں، کس حال میں زندگی گزری ہے۔ زمین آسمان کا فرق ہے، کچھ تو شکر کر لو۔ حالانکہ وہ خود بھی پچھلے وقت کو کم ہی یاد رکھتی تھی، پھر بھی جمیلہ کا ناشکرا پن تو اور بھی کمال درجے کا تھا۔ کٹ گئی جو کٹنی تھی، اتنی مفلسی دیکھی ہے کہ اب تو 2-4 چیزوں سے دل ہی نہیں بھرتا۔ پیسہ خرچ کرنے کی لذت کا اپنا ہی مزہ ہے، روز پرس بھرا ہو اور روز خالی کر دوں تب بھی دل نہ بھرے۔ جمیلہ کو سوچ کر ہی مزہ آ گیا۔ تہمینہ نے اس کی آنکھوں میں چمکتی وہ حریص سی خوشی دیکھی جو اب روز بروز بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ وہاں اس کچی آبادی والے گھر میں جو چٹور پن بن کباب، نہاری، بریانی اور ٹھنڈی بوتلوں تک محدود تھا، یہاں آ کر لامحدود ہو چکا تھا۔ شہر کی اس پوش علاقے میں نت نئے ذائقوں سے زبان روشناس کیا ہوئی گھر میں کھانا پکنا ایک رسمی سی بات بن کر رہ چکا تھا۔ کسی دن پک بھی جاتا تو یوں ہی رکھا رہ جاتا۔ باربیکیو، شاورما، پیزا، مشہور زمانہ فوڈ چینز تہمینہ کو اس وقت پیسوں کی پڑی تھی، اس لیے سارا ملبہ جمیلہ پر ہی آ کر گر رہا تھا۔ سب کی عادتیں بگاڑ دی ہیں تم نے اماں، اتنے پیسے گھر سے نکل رہے ہیں اور تم خبر تک نہیں رکھتی۔ آج آئیں یہ دونوں، اچھی طرح خبر لینی ہے مجھے۔ اب جانے دے بیٹا، پیسے کوئی واپس تھوڑی آ جائیں گے، یوں ہی گھر کا ماحول خراب ہوگا۔
आइंदा मैं ख्याल रखूंगी। जमीला समझदारी से बात का रुख मोड़ना चाह रही थी। गुड्डू और मैना के सामने बात खुलती तो जान छुड़ानी और भी मुश्किल हो जाती। अजीब बात कर रही हो अम्मा, इस तरह कैसे काम चलेगा? कितना भी कमाओ सब खत्म, कोई हिसाब किताब ही नहीं खर्च का। और ये इस तरह घर से पैसे गायब होना तो नाकाबिले बर्दाश्त है। मेहनत की कमाई है मेरी, दिन रात एक कर रही हूँ तुम सबके लिए, उसका ये सिला दे रहे हैं सब। मारे रंज के उसकी आंखों में आंसू आने लगे। एक लम्हे के लिए तो जमीला जैसी पत्थर दिल को भी थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस हुई थी। दिल बुरा मत कर तहमीना, इस बार माफ़ कर दे, आइंदा तुझे कोई शिकायत नहीं होगी, मैं वादा करती हूँ। तहमीना ने इस बार उसकी बात का जवाब देना भी ज़रूरी नहीं समझा था, बस चुपचाप चेहरे पर फिसलते आंसुओं को साफ करती रही। इसीलिए तो कह रही हूँ, इतनी जान मत घुला अपनी। ज़्यादा मेहनत औरत का हुस्न दिलकशी मांद कर देती है, बहुत जल्द थका देती है उसे। वो वक्त आने से पहले अपना मुस्तकबिल महफूज कर ले। बात कर हमदानी से, क्या इरादा है उसका? तहमीना की खामोशी से खाइफ होती वो उसे मुस्तकिल ही समझाएगी, मगर वो यूं ही बेतासुर सा चेहरा लिए बैठी रही। किसी और के साथ ना सही, मगर अपने ख़ानदान के साथ वो बड़ी बेलौसी के साथ चली आ रही थी। मगर इस वक्त दिल बुरी तरह खट्टा हो रहा था, कंधों को शल करता हुआ। भारी बोझ जैसे एकदम ही उसके कंधों पर आ गिरा था। क्या फ़ायदा जब ऐसे ही चलना है? बंजर ज़मीन पर काश्त की लाहासिल मुशक्क़त। उसने खुद अपने आप से कहा था, शादी हो जाएगी तो बड़ी बेफिक्री हो जाएगी। जमीला की इस बात पर उसने कुछ चौंक कर उसकी तरफ देखा। किसे? मुझे या तुम्हें? दोनों को ही। हम कोई अलग हैं तुझसे? शादी के बाद तो अलग होना पड़ेगा। हमदानी हो या कोई और, कौन बर्दाश्त करेगा कि मैं जहेज़ में अपना ख़ानदान लेकर आऊँ? इतनी देर में पहली बार जमीला का चेहरा फक हुआ। क्या मतलब है तेरा तहमीना? तू हमें छोड़ देगी? गुड्डू और मैना का क्या बनेगा? बेशक साथ ना रख, मगर खर्चा और रहने का बंदोबस्त तो तुझे ही करना पड़ेगा। हमारा दूसरा कौन है आसरा? मेरा कौन सा आसरा था अम्मा? गिर पड़ कर खड़ी हो ही गई। गुड्डू और मैना को तो फिर भी मैं यहाँ तक ले आई हूँ, आगे थोड़ी सी मेहनत उन्हें खुद ही करनी चाहिए। बेजारी से कहती हुई तहमीना उठ खड़ी हुई। मुट्ठी भर भर के पैसे खर्च करते हुए जिस खतरे का एहसास जमीला ने कभी नहीं किया था, वो अचानक ही सर पर मंडलाने लगा। वो तो कुर्बान अली को वापस यहाँ लाने की मुस्तकिल फ़िक्र में थी, उल्टा अपनी रोटी के भी लाले पड़ने लगे। ये तहमीना तो बिल्कुल ही हाथ से निकली जा रही है। सच है, औलाद की दी हुई रोटी हजम करना आसान नहीं, और ये आजकल की औलाद। अपनी सारी गलतियों को ज़माने की बेसबाती के सर थोप कर वो भी कमरे से बाहर आई। लाउंज खाली पड़ा था। बालकोनी की तरफ खुलने वाले दरवाजे से उसे तहमीना की झलक दिखाई दे रही थी। वो जानबूझकर उसके पीछे नहीं गई। इस वक्त दोनों का थोड़ी देर अलग अलग रहना ही बेहतर था। जमीला का तो जैसे सर चकराया जा रहा था। अपने कमरे से निकलने से पहले दुर्रे शहवार ने पर्स में मौजूद रकम के काफ़ी होने का यकीन किया था। रफ़िया बेगम ने उसे सीढ़ियों से उतरते हुए देखा तो निगाह पल भर के लिए तो उस पर जमकर ही रह गई। चेहरे पर खिलता सुकून और लबों पर दबी दबी सी मुस्कुराहट, वो जैसे खुद अपने आप में खोई हुई सीढ़ियाँ उतर रही थी। लाउंज में खड़ी रफ़िया बेगम यकटुक उसे देखने लगी। रंग रूप बदला, पहनना ओढ़ना बदला, और अब अंदाज भी यकसर मुख्तलिफ हो गए। वो इतनी अजनबी लग रही थी जैसे घर में कोई कभी कभार का आने वाला मेहमान। फ्रस्ट्रेशन में डूबी बेहंगम उम्र रसीदा औरत कहीं गुम हो चुकी थी, और अब जो सामने थी वो ज़िंदगी से भरपूर ज़माने के तकाज़ों से आशना, खुश मिजाज मिडल एज औरत थी। उनकी निगाह उसके चेहरे से होती हुई गर्दन पर आई, जहाँ गहरी होती लकीरों के बीच नाजुक सा नेकलेस जगमगा रहा था। ये इससे पहले उन्होंने उसके पास नहीं देखा था। शायद ताज़ा ताज़ा खरीदारी थी, तो गोया मुकम्मल तौर पर ज़िंदगी की तरफ लौट ही आई है। एक गहरी सांस लेते हुए वो यकीन की इस हद तक आईं, जो शहवार के पिछले रवैये को याद करके अभी भी दस्तरस से कुछ दूर महसूस होता था। दिल को जलन का गहरा एहसास जब जब शहवार सामने होती थी घेरता था, और वजह भी कोई राज नहीं थी। सुनो, जब वो उनके करीब से लाताल्लुकी से गुजर कर जा रही थी तब उनसे जब्त नहीं हो सका तो उसे पुकार बैठी। वो खिलाफ तवक्का रुक भी गई। कहाँ जा रही हो? उन्होंने इस तरह पूछा जैसे वो उनकी बहुत फर्माबरदार बहू हो। क्या करेंगी पूछकर? वो बात की बात है, फ़िलहाल मालूम तो हो। रहने दें, आपकी बर्दाश्त से बाहर की बात है। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर को जुम्बिश देकर उसने जिस तरह बैरूनी दरवाजे का रुख किया था वो खासा तौहीन आमेज़ महसूस हुआ था। तुर्रे शहवार, इस बार उनकी आवाज़ में सख्ती थी। जो कुछ मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दिए बगैर नहीं जाओगी तुम। वो आगे बढ़कर उसके रास्ते में खड़ी थी। गलत फहमी है आपकी। मैंने आज तक अपने माँ बाप के आगे खुद को जवाबदेह नहीं समझा है, तो आप और आपका बेटा तो मेरे लिए एक ज़बरदस्ती का सौदा नहीं है। उसने ज़रा जो असर लिया हो। भूल रही हो, हमेशा मुझे तुम्हें याद दिलाना पड़ता है कि सौदेबाजी तुम्हारे बाप की मजबूरी थी, मेरे बेटे की नहीं। लेकिन मुनाफा तो सैफ के हिस्से में आया है।
یہ بہت گھسا پٹا رونا ہے تمہارا۔ حالانکہ جو کوئی بھی تمہیں اور سیف کو جانتا ہے وہ آنکھیں بند کر کے کہہ سکتا ہے کہ اس ساری ڈیل میں جو 100% تمہارے باپ کی عائد کرتا تھی، سارے نقصان اور پچھتاوے کس کے حصے میں درج ہوئے ہیں۔ حقارت ان کے لہجے میں خود بخود اترنے لگتی تھی جب وہ شہوار سے بات کرتی تھی، اور کچھ نہ سہی اس طرح وہ خود اپنی توہین کا کچھ نہ کچھ حساب برابر کر لیا کرتی تھی۔ اس وقت بھی شہوار کے موڈ کی شگفتگی ماند پڑی تھی۔ سیف کی زندگی رنگینیوں سے پر ہے، جاننے والے تو یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک سے ایک لڑکی ہے اس کے سرکل میں۔ آپ اس کی زندگی کے خالی پن پر افسردہ مت ہوا کریں، اور یہ ہر وقت میری چوکیداری کرنا بھی چھوڑ دیں، خود آپ کی صحت کے لیے بہتر ہوگا۔ وہ اپنا ضبط آہستہ آہستہ کھو رہی تھی، اور یہ آہستہ آہستہ بھی بس کمال ہی تھا، ورنہ اس کا حلق پھاڑ کر چیخنا اور بنا کسی لحاظ کے تو تڑاک پر اترے رہنا بھی ابھی حال ہی کی بات تھی۔ ہر نیا آغاز تبدیلی کے ساتھ ہی شروع ہوتا ہے۔ کاش یہ تبدیلی صرف شہوار کو ہی نہیں، سیف کے روز و شب کو بھی بدل ڈالے۔ خوش نصیبی کی کوئی ایک توقع بھی باقی نہیں تھی، پھر بھی وہ 1000 بار ایسی دعائیں مانگتی آ رہی تھیں، سو ایک بار اور سہی۔ شہوار نے ان کے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگ کو دیکھ کر صرف اپنی مرضی کے مطلب مانی اخذ کیے۔ مجھے آپ کی بد دعائیں نہیں لگیں گی، کیوں تھکاتی ہیں خود کو؟ اس کا اشارہ ان کے ہاتھ میں تھمی تسبیح کی طرف تھا۔ رفیہ بیگم نے دل ہی دل میں استغفار پڑھی۔ ایک بار پھر اس لا حاصل بحث میں ہار انہی کے حصے میں آ رہی تھی۔ پتہ نہیں میں کیوں تمہارے منہ لگتی ہوں، دھیرے سے کہتی ہوئی وہ مڑنے لگی تھیں، تبھی انہوں نے اپنے پیچھے اس کی طنزیہ ہنسی سنی، اور پھر لاؤنج کا بھاری دروازہ بند ہونے کی آواز۔ آج پھر وہ بنا ڈرائیور کے جا رہی تھی، اور یقیناً ماں باپ کے ہاں تو ہرگز بھی نہیں، رفیہ بیگم نے بہت یقین کے ساتھ خود سے کہا۔ گاڑی جس رفتار سے گیٹ سے نکلی تھی وہ جانے والے کے جلد پہنچنے کی خواہش کی عکاس تھی۔ آخر یہ کہاں جاتی ہے؟ سوائے نفرت کے ان دونوں کے بیچ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر بھی آج دل پر اس سوال کے ساتھ سہم سا طاری ہونے لگا تھا۔ اپنی بیوی کے معاملات کی کچھ خیر خبر رکھنی پڑے گی تمہیں، ورنہ کل کو کچھ اور الٹا سیدھا ہو گیا تو اس کا وہ مطلبی باپ سارا الزام تمہارے سر تھوپ دے گا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ بوکھلائی ہوئی سیف کو فون کر کے اس پہ برس رہی تھیں۔ جب بھی تناؤ بڑھتا تو وہ بھولنے لگتی تھیں کہ وہ پتہ نہیں کتنے ضروری کام میں مصروف ہوگا۔ صادق چچا ایسا کچھ نہیں کریں گے، کم از کم آپ ان کی فکر تو نہیں کریں امی۔ وہ بہت تحمل سے ان کی ساری بات سنے گیا، اور جب وہ خاموش ہوئیں تو بہت سکون سے بولا۔ رفیہ بیگم کو اس کی حسن ذہن رکھنے والی اس کمیاب ادا سے اب چڑ ہونے لگی تھی۔ وہ ایسا کرے گا، پہلے بھی اس نے اپنی بیٹی کو صاف بچا لیا، دوسری بار بھی وہ کوئی قربانی تمہارے حصے میں ڈالے گا، مطلبی مکار غاصب۔ آج ماحول پہلے سے زیادہ گرم تھا اور وہ ہمیشہ سے بڑھ کر جذباتی۔ کبھی کبھی اندر کے خوف کو چھپانے کے لیے ایسی ہی کسی راہ کا انتخاب خود ہی ہو جاتا ہے۔ سیف نے دور بیٹھے ایک تجزیہ کامیابی کے ساتھ مکمل کیا۔ شہوار اب ایسا کچھ نہیں کرے گی جو ہم میں کسی کو بھی چوٹ پہنچا سکے، الٹا اپنی بیوقوفی سے خود اپنے لیے مسائل کھڑے کر سکتی ہے۔ اس نے ہمیشہ دوسروں سے زیادہ خود اپنے ساتھ برا کیا ہے، آپ کو تو پتہ ہے۔ اس کے لہجے میں شہوار کے لیے جو رعایت جھلکی تھی رفیہ بیگم کو بری طرح کھلی۔ جہنم میں جائے میری طرف سے وہ اور تم، کیوں اس کی طرفداری کرتے ہو؟ چچا کی محبت نے کیا بالکل ہی آنکھوں پر پٹی باندھ دی ہے؟ وہ بے ساختہ ہی ہنس پڑا۔ شکر ہے کہ آپ نے شہوار کی طرح چچا کی دولت کا تانا نہیں دیا۔ دوسری طرف سے وہ اتنی خوش دلی سے کہہ رہا تھا کہ ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ اور آنکھوں میں پانی سا تیر گیا۔ کتنے مضبوط اعصاب کا مالک ہے جو یہ سب جھیل گیا اور جھیل رہا ہے۔ انہیں بارہا اس پر بھی رشک آتا تھا اور خود پر بھی۔ تمہارے کام کا حرج ہو رہا ہوگا، میں نے تو بس ایسے ہی، نرمی سے کہتے ہوئے انہوں نے سیل فون بند کیا۔ آج وہ بہت دن بعد اسے یہاں لے کر آیا تھا۔ تہمینہ سارے راستے خاموش رہی اور بنا کوئی سوال کیے اتر کر اس کے ساتھ چلتی ہوئی اندر آئی۔ پتھریلی دیواروں پر چڑھی وہی سرخ پھولوں کی بیلیں اور گول کافی ٹیبلز پر پڑے سفید اور زرد امتزاج والے ٹیبل کورز، سب کچھ ویسا ہی تھا۔ تہمینہ نے ایک نگاہ اس کے بے حد پسندیدہ ماحول پر ڈالی، مگر آج خوشی کی وہ مانوس سی لہر ناپید تھی جو اس منظر کا حصہ بن کر ہمیشہ ہوتی تھی۔ عجیب سا خالی پن تھا۔ زین نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس کے بے تاثر سے چہرے کو ایک بار پھر غور سے دیکھا۔ آج وہ بہت دن بعد ملے تھے اور وہ بھی خود زین کے اصرار پر، لیکن تھوڑی سی دیر میں ہی اسے اندازہ ہونے لگا تھا کہ تہمینہ کے گریز کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہی ہے۔ اتنی خاموش کیوں ہو؟ بس ایسے ہی۔ اس کی نگاہ ٹیبل کور کے پرنٹ پر جمی تھی جہاں ابھی ابھی شیشے کے نازک گلدان میں بہت سارے سیزن فلاور ڈال کر رکھے گئے تھے۔ اداس ہو؟ وہ فوراً ہی بالکل درست نتیجے پر پہنچا۔ تہمینہ نے نگاہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور ہلکے سے مسکرا دی۔ وجہ بتاؤ گی؟ کس بات کی؟ اسی پراسرار اداسی کی جو تم پر بالکل سوٹ نہیں کر رہی۔ میں نے کہا کہ میں اداس ہوں، یوں ہی اندازے مت لگاؤ۔ اندازہ نہیں، یقین ہے۔ کوہنیاں میز پر ٹکاتے ہوئے وہ تھوڑا آگے کی طرف جھکا۔
हाँ, अगर तुम इस काबिल नहीं समझती कि अपनी परेशानी शेयर करो तो बिल्कुल भी इसरार नहीं करूँगा। खिलाफ आदत वो यकदम ही बिल्कुल संजीदा था। तहमीना ने बेसाख्ता ही उससे निगाह चुराई। सहन की शफाफ आंखों में लिखी तहरीर को पढ़ना उसके लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन यहाँ अनजान बने रहने में ही आफियत थी। चलो ठीक है, ये बताओ क्या लोगी? तहमीना की खामोशी से खुद ही नतीजा अखज़ करके वो बात को बदल रहा था। सिर्फ कॉफ़ी, कोई स्नैक नहीं? तहमीना ने नफ़ी में सर हिलाया। सहन को पता था कि वो खाने पीने में काफ़ी एहतियात बरतती है और ये उसके प्रोफेशन का तकाजा भी था। अब तो फारिग हो, खूब आराम हो रहा होगा। चाहे वो कई दिन बाद भी मिले, लेकिन तहमीना के टाइम टेबल की खबर ज़रूर रखता था। और ख़बरदार जो कोई दूसरा प्रोजेक्ट शुरू किया, कम से कम 2 महीने भी। हाल देखो अपना, कितनी कमज़ोर हो रही हो। और इन 2 माह का गुजारा? तहमीना ने बमुश्किल ही खुद को ये कहने से रोका। सहन जैसे पुरखलूस शख्स के सामने भी भरम बनाए रखने की ख्वाहिश बड़ी फितरी सी थी। कितने महीनों से सिर्फ काम और काम ही में मसरूफ़ देख रहा हूँ। दुनिया में और बहुत कुछ भी है जो तुम्हारी तवज्जो का मुंतज़िर है। ज़रा इधर उधर भी तवज्जो दो, मेहरबानी होगी। वो मखसूस शगुफ्ता अंदाज में कह रहा था। तहमीना की मुस्कुराहट का फीकापन गायब होने लगा। कम अज़ कम इतनी खुशकिस्मत तो हूँ कि ज़िंदगी में एक पुरखुलूस दोस्त रखती हूँ। दिल में इस एहसास के साथ ही सुकून सा जागता था जिसके लिए सिर्फ मैं अहमियत रखती हूँ। मेरा काम, नाम, आमदनी, किसी से भी उसे सरोकार नहीं। बहुत सोचकर भी तहमीना को याद नहीं आता था कि ज़ैन ने कभी इशारतन भी उससे ये पूछा हो कि दिन रात की इस मेहनत के एवज़ वो क्या कमा रही है। और हद तो ये कि हमदानी के साथ उसके ज़ोर पकड़ते स्कैंडल को लेकर कोई हल्का सा एतराज़ भी उसकी तरफ से आया हो। हालांकि जो मोहब्बत करते हैं वो सब खबर रखते हैं। तहमीना को यकीन था कि ज़ैन भी बेखबर नहीं था, मगर फिर भी बहुत ध्यान से वो उसकी तरफ देखी गई। क्या आज बहुत अच्छा लग रहा हूँ? वो ज़ेरे लब मुस्कुराया। महज गलत फहमी। तहमीना बेसाख्ता हंसी थी। गलत फहमी में भी तुम ही मुब्तला कर रही हो। सच कह रहा हूँ, इतने शौक़ से मुझे पहले किसी लड़की ने नहीं देखा है। वो मुझसे ज़्यादा समझदार होंगी शायद, लेकिन खूबसूरत तुमसे ज़्यादा नहीं। तारीफ़ इसके लिए नई चीज़ नहीं थी, फिर बारहा सुनती थी, लेकिन ज़ैन के एक छोटे से फ़िक्रे को भी दिल बड़ी गहरी खुशी के साथ वसूल करता था। तारीफ़ का बेहद शुक्रिया। ऐसे ही किसी शुक्रिया का मौका मुझे भी दो ना। मुश्किल है, फ़िलहाल तो कोई आसार नहीं। नामुमकिन था कि ज़ैन साथ और उसकी बातों में दिलचस्पी लेने से वो खुद को रोक सके। मुश्किल ही सही, शुक्र है नामुमकिन नहीं है। उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, मैं भी टिका हुआ हूँ। अच्छा बस फजूल बातें नहीं। हाथ से पेशानी को छूते हुए तहमीना ने छोटी सी आड़ ली। ज़ैन की निगाहों में उतरती वारफ्तगी से एक राह फ़रार शायद ऐसे ही मुमकिन थी। ज़ैन हल्के से हंस दिया। कॉफ़ी के भाप उड़ाते कप से बड़ी सुकून बख्श मखसूस खुशबू फैल रही थी। उन दोनों ने एक साथ ही अपना अपना कप उठाया। काम की तो बहुत सारी बातें हैं। एक छोटा सा घूंट लेते ही उसे कुछ और याद आया। सबसे ज़रूरी और अहम ये कि मैं तुमसे सख्त नाराज़ हूँ। अब पूछो क्यों? मुझे पता है और मैं तुमसे शर्मिंदा भी हूँ ज़ैन, लेकिन यकीन करो काम इतना था कि मैं चाहते हुए भी ज़ारा की शादी में नहीं आ सकी। थोड़ा सा भी वक्त मिलता तो मैं ज़रूर। ज़ैन के हाथ के इशारे पर उसे बात अधूरी छोड़नी पड़ी। रहने दो, तुम्हारा झूठ साफ पकड़ा जाता है। तुम वहाँ नहीं आना चाहती थी, नहीं आई, बस इतनी सी बात है। वो ठीक ठाक अंदाज़े लगाता था, इसीलिए एक बार फिर कामयाब था। तहमीना से फौरी कोई जवाब भी नहीं बन पड़ा। मैंने बहुत इंतज़ार किया तुम्हारा उस दिन, पता नहीं क्यों, लेकिन यकीन ज़रूर था कि तुम वहाँ आओगी, इसीलिए शायद तकलीफ़ भी ज़्यादा हुई। उसकी आंखें इसी तरह शफाफ थीं और लहजे में मलामत का शायबा तक नहीं था। फिर भी तहमीना की शर्मिंदगी गहरी होने लगी। ज़ैन गलत नहीं कह रहा था। मसरूफ़ियत कितनी भी सही, वो चाहती तो यकीनन ज़ारा की शादी में जा सकती थी और जाना भी चाहती थी, लेकिन जानबूझकर नज़रअंदाज किया था। वो तो शुक्र है मैंने ज़ारा से नहीं कहा था कि मैंने तुम्हें इनवाइट किया है, वरना मेरे इंतज़ार में वो भी शामिल हो जाती। यही ख्याल था कि तुम्हारे आने पर ही ज़ारा को सरप्राइज़ दूंगा। किसी टीवी सेलिब्रिटी का आना बड़ी बात होती उसके लिए। प्लीज़ ज़ैन, मैं वाकई शर्मिंदा हूँ। तहमीना ने बेसाख्ता ही उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। लेकिन मैं तुम्हें शर्मिंदा तो नहीं करना चाहता, मैं तो सिर्फ अपनी मायूसी को थोड़ा सा कम कर रहा हूँ। शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही तवक्को कर ली थी। माहौल पर छाई संजीदगी को कम करने के लिए वो खामखा ही हंस दिया। नहीं, असल में तो मैं ही दोस्ती के तकाजे निभाने के लायक नहीं हूँ। तुम बहुत अच्छे इंसान हो ज़ैन। मेरे आसपास कोई भी तो तारीफ़ों की ज़रूरत नहीं है, मैंने वैसे ही तुम्हें माफ़ कर दिया। वो एक बार फिर उसकी बात काट रहा था। जो कुछ वो बहुत साफ़गोई से पहले भी कहने की कोशिश कर चुकी थी, आज फिर बीच में ही रहा था। क्यों नहीं वो खुलकर कहती कि वो ज़ारा की शादी में इसलिए नहीं आई क्योंकि वो उसकी तवक्कात को बढ़ाना नहीं चाहती। वो उससे मिलती है, अपने छोटे बड़े कामों में हर मुमकिन मदद लेती है, लेकिन जवाबन वो उसे वो खुशी कभी नहीं देगी जिसकी उम्मीद से वो अपनी ज़िंदगी को रोशन किए हुए है।
अंदर से उठती हुई यह आवाज़ उसे खुद भी हैरान करती थी। जमीला जैसी माँ की तरबियत, बेहिसी भरा वो सारा बैकग्राउंड और ये फील्ड जहाँ हर एक शख्स अपना ही खेल खेलता है, वहाँ ऐसी नुकसानदेह सच्चाइयों पर कान धरने का ज़रा भी रिवाज नहीं था। लेकिन फिर क्या था जो ज़ैन के मामले में उसकी शर्मिंदगी को मुस्तकिल बढ़ावा दिए जा रहा था। वैसे ये अच्छी बात है कि तुम मेरी खूबियों की कदर तो करती हो, आगे भी अल्लाह मालिक है। वो फिर से अपने मूड में आ रहा था, लेकिन तहमीना के लिए यह हल्का फुल्का सा फ्लर्ट अब तकलीफ दे बनता जा रहा था। अच्छे दोस्त हो, कदर तो करनी पड़ेगी, वरना आजकल कौन किसकी इतनी परवाह करता है। लहजे में आई रुखाई तहमीना की खुद अपनी लाई हुई थी और नामुमकिन था वो इस बदलाव पर ना चौंकता। चंद लम्हों के लिए बड़ी बोझिल खामोशी उन दोनों के बीच आकर रुकी। कॉफ़ी के छोटे छोटे घूंट लेते हुए तहमीना ने एक बार भी ज़ैन की तरफ नहीं देखा था, मगर वो खुद पर भी उसकी निगाह को महसूस कर सकती थी। उसकी तवक्कात का इस तरह लौटाया जाना शायद कुछ कबलस वक्त था और ज़्यादा तकलीफ दे भी, मगर कम अज़ कम ये एक नेकी तो वो उसके साथ कर ही सकती है। पूरी दयानतदारी के साथ उसने अपनी कही बात पर खुद को हक बजानिब ठहराया, लेकिन ये आर्जी इत्मीनान भी उसके नसीब नहीं लिखा गया था। वो दरवाज़ा बंद मिलने पर भी लौट जाने वालों में से नहीं था। मैं तुम्हारी परवाह नहीं करता हूँ तहमीना, सकूत भरे चंद पल गुजारने के बाद उसने ज़ैन को कहते हुए सुना। उन भेद भरे लम्हात में खुद उसने भी अपना तज्जिया मुकम्मल किया था। मैं तुम्हारी परवाह नहीं करता हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। कितनी ये अंदाज़ा तुम्हें खुद हो जाएगा कभी ना कभी। उसकी आवाज़ नीची थी, पर हर लफ्ज़ साफ और लहजा इतना मजबूत कि गुंजाइश का सवाल ही नहीं। तहमीना ने बेबसी से उसकी तरफ देखा। कोई राह फरार तो हो। इतना आगे मत जाओ ज़ैन, मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाहती, पर मुझे कहने दो कि मैं तुम्हारी बात सुन चुका हूँ और उसका जवाब भी दे दिया है। अच्छा हुआ जो ये मरहला भी तय हुआ। वो बेहद पुरसकून दिखाई दे रहा था, बिल्कुल ऐसे जैसे अभी अभी उन दोनों के बीच कोई अहद वफ़ा कायम हुआ हो। आखिर क्यों ये मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहा? हमाकत की भी कोई हद होती है। तहमीना को यकदम ही बहुत ज़ोर का गुस्सा आने लगा। तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन कल को मुझे कोई इल्ज़ाम मत देना। डर रही हो मुझसे? वो अब साफ साफ मजाक उड़ा रहा था। नहीं, झक मार रही हूँ तुम्हारे आगे। मेरी बला से तुम जो चाहो सोचो और समझो। वो तिल मिलाकर उठ खड़ी हुई। बिल पे किया जा चुका था। ज़ैन उसके साथ ही चलता हुआ बाहर आया। हवा सर्द थी और आसमान पर गहरे घने सुरमई बादल इशारा दे रहे थे कि सरमा की बारिशें भी ख़त्म नहीं हुईं। गाड़ी में बैठो, ठंड बहुत है। उसका इरादा भांपते हुए ज़ैन ने आगे बढ़कर रास्ता रोका था। मैं खुद ही चली जाऊंगी, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। वो नाराज़ ज़ैन को पहले से भी बढ़कर अच्छी लगी। जहाँ जाना है मैं छोड़ दूंगा। आखिर हम लड़ किस बात पर रहे हैं? मैंने तो कुछ कहा भी नहीं तुम्हें। हाँ तो कहो, कहते क्यों नहीं? फ्लर्ट, धोखेबाज। आखिर इतने अरसे से तुमसे मिल रही हूँ तो क्यों, जब मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह ही नहीं है। बेबसी से तहमीना की आंखों में आंसू आने लगे। ज़ैन साकित निगाहों से उसे देखे गया। चलो बैठो। जब वो खामोश हुई तो वो बहुत नरमी से गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए बोला, खुद को कोई इल्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है तहमीना। ज़िंदगी में सब कुछ प्री प्लान नहीं होता, और ये सबके साथ ही है। चाहते ना चाहते वक्त और किस्मत के हाथों हार मानते हैं, और कभी दिल के हाथों। इसमें किसी का भी क्या दोष? तुम मत डरो इतना। वो गाड़ी सड़क पर ला चुका था। उसके दिल में छुपे खौफ तक खुद ब खुद पहुंचा था। तहमीना की आंखों में पानी जमा हो रहा था। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती ज़ैन। अभी पलट जाओगे तो तकलीफ़ भी कम होगी। पलटने वाले कभी कभी पत्थर के भी हो जाते हैं। सामने सड़क पर निगाह जमाए वो उदासी से मुस्कुराया। शायद मैं इसे कभी भी ना समझा सकूंगी कि ये मेरी पूरी कहानी में कहीं नहीं है। थोड़ा सा रुख मोड़े भागते दौड़ते ट्रैफिक को देखते हुए तहमीना ने खुद को बहुत बेबस सा महसूस किया। और ये खुद मेरे लिए इतनी तकलीफ़देह बात है कि मेरे सारे सर्कल में मौजूद सबसे पुरखलूस और प्यारे इंसान की मेरी अपनी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है। ज़ैन खामोशी से ड्राइविंग कर रहा था। किसी हतमी नतीजे पर पहुंच जाने के बाद वाला इत्मीनान उसके चेहरे पर बड़ा वाज़ेह था। तहमीना को एक पल के लिए तो उस पर बड़ा ही गहरा रश्क आया। कैसा खरा और सच्चा इंसान है। मगर ये ना तो मेरी मोहब्बत ही है और ना ही मसलहतों में लिपटी ज़रूरत। ज़िंदगी से जुड़े ये दोनों बुनियादी जज्बे तो अलग अलग नामों से मुंसलिक हैं, सैफ़ुल इस्लाम और हमदानी। काश ज़ैन की तरह सैफ़ ने मुझे चाहा होता। दिल ने बेसाख्ता ही ख्वाहिश की थी। कंपाउंड की खस्ता हाली अंदर कदम रखने से पहले ही जाहिर हो रही थी। जगह इतनी तंग नहीं थी, जो अच्छा खासा रश लगा हुआ था वो तंगी का एहसास पैदा कर रहा था। क्या यहाँ कोई ख़ास बात हुई है तनवीर? जहाँ बजा फैले कचरे और लोगों से बच बचा कर चलते हुए उसने अपने साथ चलते हुए तनवीर की तरफ देखा तो वो बेतुकेपन से हंस दिया। यहाँ रोज़ ही ऐसा मजमा लगता है। लोग घरों में कम और बाहर ज़्यादा रहते हैं। तुम पहली बार आई हो इसलिए अजीब सा लग रहा है। शहवार की समझ में ठीक से उसकी बात आई भी नहीं।
लेकिन बढ़ते हुए शोर में आगे कुछ पूछने को दिल ही नहीं चाहा। बच्चों के एक अंधाधुंध भागते हुए ग्रुप से उसने बमुश्किल ही खुद को बचाया तो करीब खड़ी एक मोटरसाइकिल से बुरी तरह घुटना टकराया। क्या मुसीबत है! दर्द की तेज लहर ने उसे बेसाख्ता ही रुकने पर मजबूर किया। बहुत जोर से लग गई क्या? जाहिर है ऐसे ही तो चीख नहीं निकली मुंह से। चलो बस अब हिम्मत करो, चलोगी तो खुद ब खुद ही दर्द कम हो जाएगा। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए वो हमदर्दी से बोला तो वो तकलीफ में भी मुस्कुरा दी। सामने चंद कदम पर ही सीढ़ियाँ ऊपर जा रही थी, तंग और जगह जगह से टूटी हुई। वो हिम्मत करके चढ़ती चली गई। बाहर कंपाउंड वाला रश सीढ़ियों पर भी था। मालूम नहीं यहाँ कितने लोग रहते हैं। तेजी से ऊपर नीचे आते जाते गोल देखते हुए शहवार ने बड़ी नागवारी सी महसूस की थी। मगर किस्सा फ़कत इतना ही नहीं था। तीसरे फ्लोर पर पहुंचते हुए जब वो बेहाल हो चुकी थी, उसने दरवाजे से झांकती हुई औरतों में से किसी को बेतकल्लुफ़ी से तनवीर को पुकारते सुना। मुबारक हो तनवीर भाई, भाभी को मना लाए आखिर। शहवार की निगाह फ़ौरन ही उस सिमत उठी थी। चालाक सी शक्ल की एक औरत मानी खैर सी मुस्कुराहट लिए बड़ी दिलचस्पी के साथ उसे ही देख रही थी। तनवीर ने उसे कोई जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा था। बस अब एक जीना और है। शहवार की तरफ देखते हुए उसने जैसे हिम्मत बंधाई। शहवार को वो सख्त झींपा हुआ सा लगा था। सीढ़ियाँ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। वो बेहाल होने लगी। तुम्हें कोई और जगह नहीं मिली रहने के लिए? अगले जीने के इख्तिताम पर वो दफतन ही रुककर एक बंद दरवाजे का ताला खोलने लगा। अंदर दाखिल होते ही बड़ी नागवार सी बू ने इस्तकबाल किया था, लेकिन वो इतनी थक चुकी थी कि वापस बाहर भी नहीं जा सकती थी। दीवार के साथ बिछे फोल्डिंग बेड पर वो गिरने के से अंदाज में बैठी। तनवीर बढ़कर कमरे का दरवाज़ा बालकोनी की तरफ वाला खोलने लगा। एक छोटी सी बालकोनी से जुड़ा ये महज एक कमरा था, साथ ही बिल्कुल छोटा सा किचन और वाशरूम। कमरे में सफाई और तरतीब का फुकदान था और बड़ी अजीब सी सीलन सारे में महसूस हो रही थी। कम अज़ कम ये कपड़े तो बाहर डाल दो, कितने मैले हैं, बदबू उठ रही है इनमें से। सामने कुर्सी पर पड़े कपड़ों के ढेर की तरफ इशारा करते हुए वो कहे बगैर नहीं रह सकी। ये कपड़े मेरे नहीं हैं, दूसरे आदमी के हैं जो मेरे साथ रहता है। तनवीर बेपरवाही से कहता हुआ उसके करीब ही बैठ गया। क्या किसी और के? मारे कराहियत के उसे सब खाया पिया बाहर आता महसूस हो रहा था। बाहर डालो तनवीर, मुझे उल्टी हो जाएगी प्लीज़। इस बार वो बादल नाखास्ता ही सही उठ ही गया। शायद उसे शहवार की नाजुक मिजाजी का ख्याल आ ही गया था। यहाँ किस हाल में पड़े हो तुम? इतनी गंदगी और खस्ता हाली में कैसे बर्दाश्त कर रहे हो ये सब? उसका बस चलता तो शायद वो फ़ौरन ही नीचे का रुख कर लेती, लेकिन इतनी जल्दी वो दोबारा उस मुशक्क़त को झेल नहीं सकती थी। वक्त सब करा देता है। मेरा भी वक्त ख़राब है शहवार। जो कुछ भी हो कम है। वो बहुत अफसरदा और मज़लूम दिखाई दे रहा था। शहवार का दिल पिघला जा रहा था। असल आजमाइश तो तनवीर के ही हिस्से में आई। मैं तो कम अज़ कम आज भी सारी आसाइशों के साथ ही जीती रही। वो एहसास जुर्म में घिरती थी जब भी तनवीर के साथ होती। आज ये एहसास और भी सिवा हो रहा था। तनवीर आहिस्ता आहिस्ता अपने हालात के कुछ और रुख बता रहा था। उसका साथी और वो दोनों मुख्तलिफ शिफ्टों में काम करते थे और मुख्तलिफ औकात में कमरा इस्तेमाल करते थे, सो दोनों का जैसे तैसे गुजारा हो ही रहा था। शहवार को थोड़ी ही देर में दिमाग फटता हुआ महसूस हो रहा था। तुम्हें मुझे यहाँ नहीं लाना चाहिए था तनवीर, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। उसे कहते हुए शर्मिंदगी तो हो रही थी, लेकिन वो खुद पर मज़ीद जबर से काम नहीं ले सकती थी। तनवीर ने तंसिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। मैं कब लेकर आ रहा था तुम्हें यहाँ? तुम्हें ही लगी हुई थी यहाँ आने की। अच्छे खासे किसी होटल में बैठ जाते, लेकिन तुम्हें तो अपने शौहर का खौफ सताता है हर वक्त। शहर भर में जासूस छोड़े हुए हैं उसने तुम्हारे पीछे। उसे लोगों की अक्सरियत पहचानती है तनवीर, और मुझे भी। उसके हवाले से लोग मुझे भी पहचानते ही हैं। तनवीर की खफकी का ख्याल शहवार के लहजे को नरम करता था, मगर वह फिर भी नहीं बख्शता था। अपने शौहर की हैसियत को मेरे सामने मत जताया करो तुम। उसके नाम मुकाम की इतनी परवाह है तो मत मिला करो मुझसे। मैंने हाथ नहीं जोड़े हैं तुम्हारे। हालांकि वो हर मुलाकात में उसके हाथ ही जोड़ रहा था, फिर भी शहवार में उसकी तस्हीह की जुर्रत नहीं थी। तुम गलत मतलब मत लो तनवीर, कुछ अरसे एहतियात से काम लेना पड़ेगा। जब तक सैफ मुझे तलाक नहीं देता, मैं उसे कानो कान खबर नहीं होने देना चाहती। सब कुछ उसके हाथ में है। जो करना है जल्दी करो, मैं तंग आ गया हूँ इस ज़िंदगी से। दिल तो चाहता है कि 2 गोलियाँ उतार दूँ सैफुल इस्लाम के सीने में। उसकी बढ़ती हुई जज्बातियत शहवार के लिए नई नहीं थी। वो ऐसा ही था कि उससे ज़्यादा कौन जानता था। किसी बिगड़े हुए लाडले बच्चे की मानिंद उसने तनवीर को संभाला था।